मैंने पिछले साल आप सबसे अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर की थी। तब उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करके मुझसे हमदर्दी का इज़हार किया। उन्हीं दिनों में मुझे एक लड़की के बहुत सारे मैसेजेस आए। मसरूफ़ होने की वजह से मैंने वो मैसेजेस एक हफ्ते बाद पढ़े। उसमें लिखा था कि मैंने जब से आपकी कहानी पढ़ी है तब से ना मुझे नींद आती है और ना ही मुझे कुछ खाने पीने को दिल करता है। मैं ये सोच कर रोती रहती हूँ कि किसी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। मैं आपसे एक बार बात करना चाहती हूँ। जैसे ही आप मेरे मैसेजेस पढ़ें प्लीज़ एक बार मुझसे रब्ता कीजिएगा। और सबसे आखिर में उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उसके मैसेजेस पढ़कर मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो मैंने उसे कॉल कर दी। कॉल करके जब मैंने उसे बताया कि मैं हसीब सलीम हूँ, तो वो रोते हुए मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी पढ़कर पिछले 7 दिनों से शदीद बीमार हूँ और मुझे रात में नींद नहीं आती। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो सच में बीमार है। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन तब मैं उसे इनकार नहीं कर पाया और मैंने उसे हाँ कर दी। और इस तरह हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। हमारी दोस्ती के बाद वो मुझे हर रोज़ कॉल करती और मुझसे मेरा हाल चाल पूछकर फ़ोन बंद कर देती। मेरा हर बार यही जवाब होता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 महीना गुजर गया और हमारी दोस्ती सिर्फ हाल चाल पूछने तक महदूद रही। मुझसे मेरा हाल चाल भी वही पूछती थी। मैंने तो कभी उससे कोई इजाफी बात ही नहीं की और ना ही मैं उससे कुछ पूछता था। वो जिस नंबर से मुझे कॉल करती थी वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि नॉर्वे का नंबर था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो नॉर्वे में रहती है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कौन है, वो क्या करती है, वो मुझसे क्या चाहती है। फिर एक दिन वो मुझे कॉल करके कहने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं कल मसरूफ़ होने की वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि तुमने मुझे कॉल की भी है या नहीं। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गई और उसने कॉल बंद कर दी। फिर 3 दिन बाद मुझे याद आया कि उसने तो मुझे कॉल ही नहीं की, तो मुझे बेचैनी होने लगी और मैंने उसे कॉल कर दी। मेरी पहली बेल पर ही उसने कॉल अटेंड कर ली, जैसे कि फ़ोन उसके हाथ में ही हो। मैंने उससे पूछा कि खैर है, 3 दिनों से आपने कॉल नहीं की। तो वो मुझे कहने लगी कि मैंने आपको जानबूझकर कॉल नहीं की। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं आपको याद आती भी हूँ या फिर नहीं। वो पहला दिन था जब मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा। वो कहने लगी, हाय, आपने भी आखिरकार मेरी फिक्र की। उस दिन हमारी 2 घंटों तक कॉल चली और हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई। उसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे में रहती है। उसकी फैमिली में उसके बाबा हैं और 2 बड़े भाई जो शादीशुदा हैं। उसकी माँ इस दुनिया से कुछ साल पहले चली गई। उनकी माँ के जाने के बाद वो लड़की बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी पूरी फैमिली काम पर जाती है, लेकिन वो घर पर अकेली ही रहती है। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वो एक मासूम बच्चे की तरह बात कर रही थी। मुझे वो ज़्यादा समझदार नहीं लगी, लेकिन मुझे उससे बात करके
कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी शक्लो सूरत कैसी है, क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा हुआ था, जबकि उसने मुझे तस्वीरों में देखा हुआ था। हमें बातें करते हुए 3 महीने गुजर गए और फिर 3 महीनों बाद उसने मुझे वीडियो कॉल की। उस दिन मैंने उसे पहली बार वीडियो कॉल पर देखा। उस दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसकी मोहब्बत का इजहार सुनते ही मैंने कॉल बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास उसके इजहार का जवाब सिर्फ इनकार था। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मैं फिर से मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दी। फिर एक रात सोते हुए मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी उस नॉर्वे वाली लड़की से हो रही है और मेरी मरहूमा कज़न भी मेरी शादी में आई हुई है, और वो हमें लंबी और खुशहाल ज़िंदगी की दुआएं दे रही होती है। मैं अपनी कज़न से कोई बात करने ही लगता हूँ तो मेरी उस वक्त आँख खुल जाती है। वो ख्वाब देखने के बाद मुझे बेचैनी महसूस होने लगती है, तो मैं उस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए मौलवी साहब के पास चला जाता हूँ। मौलवी साहब ने मुझे बताया कि यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें एक इशारा है और तुम्हारी मरहूमा कज़न की दिल की फरियाद है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। और फिर मौलवी साहब ने मुझे ये भी समझाया कि शादी मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तब मुझे लगा कि ठीक है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली का मुझ पर काफ़ी प्रेशर था और हर कोई मुझे कहता था कि मुझे शादी वाला फ़र्ज़ अदा कर लेना चाहिए। फिर मैंने उस नॉर्वे वाली लड़की को कॉल की और उससे मैंने पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। ये बात सुनते ही वो खुशी से रोने लगी और रोते हुए वो मुझे कहने लगी कि हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं भी अपने घर वालों से बात करता हूँ। जब मैंने अपने घर वालों से शादी की बात की तो मेरी माँ खुशी से फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरी माँ हर वक्त मेरी शादी की फिक्र करती रहती थी। उस लड़की ने भी अपने घर वालों से बात कर ली और फिर मुझे बताया कि 2 महीनों तक उसकी फैमिली और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो तब रिश्ते की बात होगी। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, बल्कि उसने बताया कि उसके बाबा को ये रिश्ता मंजूर नहीं और नामंजूरी की वजह हमारी ज़ातों का मुख्तलिफ होना है। फिर उसने मुझे कहा कि मैं जल्दी ही अपने बाबा को मना लूँगी और जब तक मेरे बाबा नहीं मानते हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। मैं भी उसके वालिद साहब की रजामंदी चाहता था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि ठीक है। उसे मेरी कुछ आदतें नहीं पसंद थी, जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैंने उसके कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दी। उसने मुझसे जैसा बोला मैं वैसा करता गया, क्योंकि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो उसकी बातें माननी पड़ती हैं। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे पापा कभी भी नहीं मानेंगे, इसीलिए वो अपने घर वालों को छोड़कर अलग होने जा रही है। मैंने उसे समझाया कि वो ऐसा हरगिज ना करे, क्योंकि वालिदैन की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो मेरी बात तो मान गई, मगर उसने मुझसे राब्ता बिल्कुल कम कर दिया और फिर एक दिन अचानक उसका नंबर बंद जाने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया, यहाँ तक कि मैं बहुत रोने लगा।
क्योंकि मुझे उसके साथ दिली चाहत हो गई थी। आखिरकार 10 दिन बाद उसका फ़ोन नंबर ऑन हो गया। उसकी दोस्त हीरा ने कॉल अटेंड की और उसने मुझे बताया कि जिसे तुमने कॉल की है वो लड़की 10 दिन पहले मर चुकी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फूट फूट कर रोने लगा। इससे पहले कि मैं हीरा से कुछ और पूछता, उसने कॉल बंद कर दी। मैं फिर से नंबर ट्राई करने लगा, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा था। मेरे पास उसका नॉर्वे का एड्रेस था, तो मैंने अपने एक नॉर्वे के जानने वाले को कॉल की और उससे दरखास्त की कि वो वहाँ जाकर पता करे कि उसके साथ हुआ क्या है। वो वहाँ पहुँचा और उसने मुझे बताया कि इस एड्रेस पे कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि उस इलाके में भी कोई ऐसी फैमिली नहीं रहती। ये सुनकर मुझे और तकलीफ हुई कि वो कौन थी और कहाँ चली गई। मेरे पास उसका पाकिस्तानी एड्रेस भी मौजूद था, तो मैं वहाँ पहुँच गया, मगर वो एड्रेस भी फेक निकला, क्योंकि उस गांव में उसका कोई वजूद नहीं था। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो जिंदा है और उसने मेरे साथ धोखा किया है, मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं उसकी पहचान ढूंढने के लिए उसके इलाके में जाकर रहने लगा। मुझे पता था कि उसका इलाका वही है, सिर्फ उसने अपने गांव का नाम और अपना नाम गलत बताया है। मैं हर उस जगह पर गया जहां का नाम मैंने उसकी ज़बान से सुना था। मैंने वहां के लोगों के साथ जान पहचान बनाई और फिर उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछना शुरू किया और आखिरकार मैं उसकी पहचान ढूंढने में कामयाब हो गया। वो गांव में नहीं बल्कि शहर में रहने वाली थी और वो नॉर्वे से पाकिस्तान किसी से शादी करने के लिए आई हुई थी। उसकी शादी 2 दिन बाद थी, तो मैं शादी का इंतज़ार करने लगा और फिर जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं वहाँ मैरिज हॉल पहुँच गया। जब मैंने उसे देखा तो वो दुल्हन के जोड़े में बैठी हंस रही थी। मैं उसके पास आकर उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। आखिर उसने मुझसे किस बात का बदला लिया, क्यों एक टूटे फूटे इंसान को छोड़कर फिर से तोड़ दिया, क्यों उसने एक पत्थर दिल को मोम बनाकर उसे आग लगा दी, क्यों उसने जिंदगी से हारे हुए इंसान का तमाशा बनाया। मेरे हजारों सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, मगर उससे पहले वो मेरा सामना करती और मेरे आगे शर्मिंदा होती। मैंने उसे माफ किया और उसे मिले बगैर वापस आ गया और मैं कर भी क्या सकता था। उसका सामना करके मुझे क्या मिलता? मुझे कुछ नहीं मिलना था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन खराब हो जाना था। अगर वो मेरे साथ धोखा कर गई तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझे तकलीफ हुई तो कोई बड़ी बात नहीं। ये दुख, दर्द, तकलीफें कौन सा पहली बार मेरी जिंदगी में आए थे? ये तो हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं और शायद आखिरी सांस तक यही सब सहना है।